हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकास नागपाल, फिजिक्स एक्सपर्ट। और मेरा एम है आपके लिए फिजिक्स को इजी बनाना। इसी सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सीरीज उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो 12th के साथ साथ अपनी नीट और आईआईटी को प्रिपेयर कर रहे हैं। और क्योंकि इस सीरीज के अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक, थ्योरी से लेकर न्यूमेरिकल तक सब कुछ इक्वली कवर कराया जाएगा, तो इस सीरीज को देखने के बाद आपको किसी और सीरीज को देखने की नीड नहीं रहेगी। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास सेकंड। तो फर्स्ट क्लास के अंदर हमने जो बातें पढ़ी थी वो बातें क्या क्या पढ़ी थी, 1 मिनट में रिवाइज कर दो सभी बच्चे। फर्स्ट क्या था, थेल्स एक्सपेरिमेंट। सेकंड क्या था, गिलबर्ट एक्सपेरिमेंट। थर्ड क्या था, रीजन ऑफ चार्ज। फोर्थ क्या था, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। और फिफ्थ क्या था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आई नो सब बच्चों को ये अच्छे से याद हैं, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट क्लास को प्रिपेयर नहीं किया है वो आज ही प्रिपेयर कर लें। अब अपने स्टार्ट करते हैं बच्चों सेकंड क्लास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड क्लास। सेकंड क्लास के अंदर अपने को जो फर्स्ट टॉपिक स्टडी करना है आज, उसका नाम है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो बच्चों, क्वांटाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अच्छा सा, कि आपने बेटा किसी को 10,000 रुपीज देने हैं। क्या करना है, 10,000 रुपीज आपने किसी को देने हैं। तो क्योंकि 10,000 का नोट तो आता नहीं है मार्केट में, तो आप क्या करोगे इसके लिए, उसको 100 रुपीज के 100 नोट आप उसको दे दोगे। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि उसको 500 रुपीज के आप उसको 20 नोट दे दोगे, यानी कि 10,000 रुपीज को यूनिट्स की फॉर्म में देना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही हमने ये देखा था और हमें पता भी है कि जब एक बॉडी ए है और सेकंड बॉडी बच्चों है हमारे पास बी, तो इसको अपने चार्ज देना है। ए ने बी को चार्ज देना है तो उसको n इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, मतलब उसे छोटी छोटी यूनिट्स के फॉर्म में देना पड़ेगा। वो यूनिट्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। अगर हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दूंगी तो इसके ऊपर चार्ज आएगा -1, अगर और इसके ऊपर आएगा +1। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसके ऊपर -2, इसके ऊपर बेटा आएगा +2। अगर 3 इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, -3, और इसके ऊपर बेटा क्या आएगा, +3। और अगर अपने बच्चों n इलेक्ट्रॉन देंगे, n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर अपने n इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन देने पर -1e, 2 इलेक्ट्रॉन देने पर -2e, 3 इलेक्ट्रॉन देने पर -3e, इसमें +1e, +2e, +3e, ठीक है। तो n इलेक्ट्रॉन देने पर बच्चों उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, ne, इसके ऊपर आ जाएगा +ne, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -ne। यानी कि आपको ये याद करना है कि चार्ज की वैल्यू बेटा किसके इक्वल हो गई है, +ne, ठीक है, +ne। यहां पर Q क्या होता है बेटा, टोटल चार्ज। Q क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी। और N क्या होता है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि हमेशा क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे होनी चाहिए, ऐसा नहीं फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे 1.5 इलेक्ट्रॉन, बेटा हाफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होता है, तो n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होनी चाहिए। अब E क्या है बेटा, जो मैंने E यहां पे लगाया वो क्या है, E है देखो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जो मैंने बाद में बेटा देखो मैंने बाद में इसीलिए लगाया ताकि बच्चों को एक बात मैं समझाना चाहता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन देने पर चार्ज आया -1 इंटू में E, यानी कि टोटल चार्ज जो बनेगा n इंटू में E। E क्या है बेटा यहां पे बताओ, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर अपने E नहीं लगाते हैं, बच्चे जल्दी E लगाते नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, 1e 2e 3e, तो बेटा Q क्या बन जाएगा, Ne। देखो टोटल फॉर्मूला बोल के देखो, टोटल चार्ज इज इक्वल टू
n का क्या मीनिंग हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का मतलब जो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए उस पर इतना ही चार्ज प्लस का आएगा, और दूसरी बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं उसके ऊपर चार्ज उतना ही माइनस का आएगा। तो बच्चे अब याद क्या रखेंगे बेटा, Q इज इक्वल टू NE, ठीक है, बोलो एक बार Q इज इक्वल टू NE, और अच्छे से बोलो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, यानी एक बॉडी पर प्लस और दूसरी बॉडी पर माइनस, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसके ऊपर प्लस और जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। अब Q इज इक्वल टू NE का मतलब टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब बच्चों चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये E की जो वैल्यू होती है ना, ये होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलाम। तो ये स्मॉलेस्ट चार्ज है बच्चों, सबसे छोटा चार्ज है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये सबसे पहले किसने बताई थी, मिलिकन ने बेटा, मिलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था अपना, ठीक है। यानी मिलिकन ने इस चीज को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट में किनका यूज किया था, ऑयल ड्रॉप्स का। लेकिन बाद में देखा गया कि सभी सब्सटेंसेस के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल होता है, यानी चार्ज का ट्रांसफर हमेशा यूनिट्स की फॉर्म में होता है, और ये यूनिट्स कौन सी होती हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होती हैं। और इन इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोला जाता है, चार्ज की छोटी से छोटी यूनिट है, सबसे छोटा चार्ज है, और इस छोटे चार्ज को ही बोला जाता है क्वांटम, ठीक है। ये एक सिंगुलर है, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको बोला जाता है क्वांटा, और इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन बच्चों इसमें एक थोड़े कुछ टाइम के बाद एक इसमें प्रॉब्लम भी आई थी, एक एक्सेप्शनल केस मिला था। एक्सेप्शन मिला, जो एक साइंटिस्ट थे गैलमैन, बेटा गैलमैन ने देखा था कि नेचर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी मिलते हैं जो इस क्वांटाइजेशन लॉ को ओबे नहीं करते हैं, यानी उनके ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन से भी छोटा हो सकता है। मिलिकन की बात तो ये थी कि स्मॉलेस्ट चार्ज किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन के, लेकिन इससे छोटा चार्ज भी बेटा मिला, E/3 और 2E/3, यानी इलेक्ट्रॉन का 1/3 या 2/3 चार्ज भी मिला। इन पार्टिकल्स को बोला जाता है क्वार्क पार्टिकल्स। क्या बोला जाता है इनको बेटा, क्वार्क पार्टिकल्स, ठीक है। ये भी आपको अभी बताता हूं क्वार्क पार्टिकल्स के बारे में भी। पहले बच्चे ये जो मैंने आपको भी समझाया इसको अच्छे से फेयर में नोट्स बना लीजिए। देखिए लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या बताया बेटा मैंने आपको, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एक्सचेंज ऑफ चार्ज इन एनी प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस कंटिन्यूसली, ठीक है बेटा, यानी कि जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो कंटिन्यूसली नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है, it take place in small discrete units, it take place in small discrete units, these units are known as quanta, इन units को क्या बोला जाता है, क्वांटा, और इस लॉ को क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये जो स्मॉलेस्ट क्वांटम होता है, ठीक है, ऑफ चार्ज, वो किसके इक्वल होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज का जो सबसे छोटा है उसे क्वांटम बोला जाता है, ठीक है। दिस वाज फर्स्टली प्रूव्ड बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये भी बेटा क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किसने फाइंड किया था, ठीक है। चार्ज होता कितना है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलाम। ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, इसको क्वांटम बोलते हैं। लेकिन ये बात सबसे पहले किसने बताई थी, मिलिकन ने बताई थी, ठीक है। तो टोटल चार्ज किसके इक्वल हो गया बेटा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इसको हाईलाइट कर लो अच्छे से, प्लस माइनस NE को। यहाँ Q क्या है बच्चों, टोटल चार्ज, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और N बेटा हमेशा 1 2 3 4 यानी इंटीजर ही होती है। तो N की वैल्यू जब 1 होगी, ठीक है, यहां से समझो N की वैल्यू 1 होगी तो चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E प्लस माइनस 4E सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से अपने समझ गए क्वांटाइजेशन। शॉर्ट में कहो तो क्वांटाइजेशन क्या होता है कि चार्ज का ट्रांसफर यूनिट की फॉर्म में होता है। वो यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रॉन ही स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। किसने बताया था, मिलिकन ने बताया था। इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं क्वांटम और इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। लेकिन गैलमैन ने बेटा इसमें एक्सेप्शनल केस को फाइंड किया। अकॉर्डिंग टू हिम देयर एग्जिस्ट सम पार्टिकल्स आर इन नेचर, कुछ ऐसे भी बेटा पार्टिकल मिले जिनके ऊपर जो चार्ज था
वो E/3 या 2E/3 था, नॉट E, यानी इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज था। ठीक है, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वार्क पार्टिकल्स। इनको अपने बेटा क्या बोलते हैं? क्वार्क पार्टिकल। तो ये क्या है? एक एक्सेप्शनल केस है। कल की क्लास में बेटा मैंने एक बात बताई थी, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, वो फंडामेंटल लॉ था, उसका कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस नेचर में कितने लॉ फंडामेंटल होते हैं, 4 लॉ आपको बताए थे। जिन बच्चों ने अभी स्टडी नहीं किया वो प्रीवियस क्लास को स्टडी करें फंडामेंटल लॉ के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल लॉ बेटा वो होते हैं जिनका कोई एक्सेप्शनल केस आज तक मिला ही नहीं है, लेकिन क्वांटाइजेशन का नाम फंडामेंटल लॉ में नहीं आता है क्योंकि इसका एक्सेप्शनल केस मिला है। ठीक है, अब क्या होते हैं क्वार्क पार्टिकल, ये बेटा आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो अब अपनी सेकंड स्लाइड आती है। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड सभी बच्चों को होगी याद, नोट्स बना लीजिए बेटा अच्छे से। ठीक है, क्लियर। और फर्स्ट क्लास के इस फर्स्ट स्लाइड के बाद अपने आगे बढ़ते हैं क्वार्क पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, तो चार्ज का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है। मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा रिवाइज करने में। ठीक है, चार्ज का ट्रांसफर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? यूनिट या क्वांटम, और इस लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। और बच्चे याद क्या रखेंगे? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE को याद रखेंगे। और N हमेशा क्या होना चाहिए? N ऑलवेज भी इंटीजर होना चाहिए। नेक्स्ट बात, अब आती है बेटा क्वार्क पार्टिकल की बात। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं क्वार्क पार्टिकल्स, क्वार्क्स। देखो बेटा, गैलमैन ने ये बताया कि इस नेचर में कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जिन पर चार्ज इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है, उनको क्वार्क पार्टिकल कहते हैं। गैलमैन ने ये बताया कि ये पार्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डाउन क्वार्क और एक होते हैं अप क्वार्क। डाउन क्वार्क को बच्चों डी भी कहते हैं। ठीक है, डी क्वार्क्स, और इनको बोलते हैं यू क्वार्क्स भी बोला जाता है। डाउन क्वार्क जो होते हैं ये बेटा थोड़े से हैवी होते हैं, इनमें वेट थोड़ा सा स्लाइटली हैवी होते हैं, और ये लाइट वेट होते हैं। ठीक है, लाइट वेट होते हैं। और डाउन क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, डाउन पे चार्ज भी डाउन होता है -E/3, और अप के ऊपर चार्ज भी अप होता है, एक तो प्लस में और एक 2E/3 होता है। ठीक है, तो डाउन पे चार्ज कितना होता है बेटा? -E/3, और अप पे चार्ज कितना होता है? +2E/3। अब बात उठी कि ये क्वार्क पार्टिकल मिलते कहाँ हैं? ये बेटा मिलते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जो होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उसके अंदर 2 डाउन और 1 अप क्वार्क मिलते हैं। यानी कि गैलमैन ने ये बताया कि न्यूट्रॉन एक सिंगल पार्टिकल नहीं है, वो 3 पार्टिकल के मिलने से बना है। यानी न्यूट्रॉन के अंदर भी 3 पार्टिकल हैं। कौन से? 2 डाउन और 1 अप, और डाउन और 1 अप। और प्रोटॉन में कितने हैं? 2 अप और 1 वाला क्वार्क है। ठीक है, इस तरह से। अब क्या हुआ, डाउन के ऊपर बेटा कितना चार्ज है? -E/3, तो ये 2 है, 2 डाउन, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2E/3। ठीक है, और प्लस यू के ऊपर कितना है? अप के ऊपर कितना है? प्लस का 2E/3, प्लस का 2E/3, तो मिलकर ये बेटा कितना हो गया? 0 हो गया। इसलिए न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। आज बच्चों को ये समझ में आया कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 कैसे बन जाता है। ठीक है, इंटरनल स्टडी उसकी। प्रोटॉन के ऊपर देखो, 2 अप, अप के ऊपर बेटा कितना है? 2E/3, और 2 बार आएगा तो कितना हो जाएगा बताओ? 4E/3। ठीक है, 2 बार आएगा तो बताओ कितना हो जाएगा? प्लस का 4E/3। ठीक है, अच्छा, अब डाउन के ऊपर कितना है? माइनस का E/3, माइनस का E/3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? +E। इसीलिए प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? +E, यानी इलेक्ट्रॉन पे जितना होता है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर। आज बच्चों को ये अच्छे से बात समझ में आई कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज +E होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 होता है। उसका रीजन किसके बेस के ऊपर? क्वार्क पार्टिकल्स के बेस के ऊपर। किसने बताया था? सबसे पहले गैलमैन साइंटिस्ट ने बताया था। एक बात बेटा और, आप बच्चों को ये पता है, देखो केमिस्ट्री की बात, आप मास ऑफ प्रोटॉन यूज करते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये भी आप कितना यूज करते हैं बच्चों? बताओ, केमिस्ट्री में क्या लिखते हैं न्यूट्रॉन का मास? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, आज केमिस्ट्री वालों को भी बेटा बताना है आपको। क्या? कौन सी बात बतानी है? कि आपको वो बताते होते हैं कि इसका जो 3rd डिजिट है इसमें 2 आता है और इसमें 5 आता है। तो आपको बेटा वो बताते हैं कि न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवी होता है, थोड़ा सा हैवी है।
हालांकि हम 2 डिजिट तक ही यूज करते हैं तो हम दोनों के मास इक्वल यूज करते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए बताते हैं ऐसे कि न्यूट्रॉन्स इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। ठीक है, अब ये क्यों है स्लाइटली हैवियर, क्या रीजन है बताओ इसका? क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर बेटा क्या है, डाउन वाले क्वार्क 2 हैं, तो इसमें डाउन वाले ज्यादा हैं और डाउन वाले क्वार्क क्या होते हैं, हैवी होते हैं, स्लाइटली हैवी होते हैं, इस कारण न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवी होता है। तो ये बच्चों आपको समझ में आया क्वार्क पार्टिकल्स। ठीक है, क्लियर? अब इसको फेयर नोट्स में इसको नोट कर लीजिए। देखो, क्वार्क हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू इट न्यूक्लियॉन्स या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स बेटा किनको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल मिलते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, आर मेड अप बाय क्वार्क्स। दीज क्वार्क पार्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट कौन से होते हैं बेटा, डाउन क्वार्क। सेकंड वाले कौन से होते हैं बेटा बताओ, अप क्वार्क्स। डाउन क्वार्क को डी क्वार्क कहते हैं और ये स्लाइटली हैवी होते हैं और चार्ज कितना होता है, -e/3, और इनका चार्ज कितना होता है, +2e/3, और कंपैरेटिवली ये लाइट होते हैं, इन्हें बोलते हैं अप क्वार्क। According to this hypothesis, neutrons and protons are consisted of 3 particles। मैंने आपको भी क्या बताया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने कितने पार्टिकल से मिलकर बने हैं, 3 पार्टिकल से। न्यूट्रॉन्स में क्या होते हैं, 2 डाउन प्लस 1 अप, तो इनको जब ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। प्रोटॉन में क्या होते हैं, 2 अप और 1 डाउन, और इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, +e आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज आपको एक्सप्लेन हो गया है। ठीक है, और मास भी एक्सप्लेन कर लो बच्चों, मास के बारे में भी देख लो। मास के बारे में भी बेटा देखो, क्या क्या देखा बेटा आपने, बताओ कि मास 1.672 और 1.675, ये 2 और 5 का डिफरेंस किसके कारण है, डाउन क्वार्क ज्यादा है, क्योंकि डाउन क्वार्क क्या होते हैं, स्लाइटली हैवी होते हैं। ठीक है, दस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा डाउन क्वार्क द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। ठीक है, बट देयर इज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ क्वार्क पार्टिकल। लेकिन बेटा क्वार्क पार्टिकल इंडिपेंडेंट नहीं मिलते हैं, मतलब वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर ही होते हैं, ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं मिलते हैं, इसलिए इनका चार्ज के ट्रांसफर में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो सो जनरली क्वांटाइजेशन लॉ इज सपोज टू बी करेक्ट। तो ये क्वांटाइजेशन का एक्सेप्शन है, लेकिन फिर भी जनरली हम इसको करेक्ट ही मानते हैं। एक्सेप्शन केस को हम जनरली स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन पूछने के लिए एनसीईआरटी वगैरह में दिए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम में भी एक बार आया हुआ है कि क्वार्क पार्टिकल्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन का एक्सेप्शन होते हैं, और न्यूट्रॉन का मास हैवियर क्यों होता है स्लाइटली, इसके कारण होता है, एक डाउन क्वार्क के ज्यादा होने के कारण होता है। ठीक है बच्चों, क्वार्क पार्टिकल सबको समझ में आ गए। अब हमारे पास ये बात आती है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। देखो बेटा, कैन ए चार्ज 3.2 into 10⁻⁻⁻ कूलाम इज गिवन टू ए बॉडी, क्या ये चार्ज किसी बॉडी को हम दे सकते हैं बेटा? इज मास ऑल्सो बी ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस? देखो इसको आप कैसे देखोगे, देखो बेटा, पॉसिबल चार्ज बच्चों को ये तो पता लग गए, जैसे मैंने आपको भी बोला था कि +-1e, +-2e, +-3e, +-ne, ये पॉसिबल हैं, जिसमें n इंटीजर होना चाहिए। तो इसमें तो बेटा n आपको दे दिया ना, 1 2 3, ये वाला पॉसिबल होगा क्या, +-2.5e? नहीं बेटा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन नंबर में नहीं होते हैं, n में भी, n मस्ट बी इंटीजर। ठीक है, n मस्ट बी इंटीजर, पक्का इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब यदि आपको चार्ज कूलाम यूनिट में दे दिया तो आपको इसमें n नहीं दिया हुआ, तो बच्चों आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए? मैंने आपको भी हाईलाइट कौन सी चीज कराई थी बताओ, Q इज इक्वल टू NE। तो फर्स्ट काम आप क्या करेंगे, n को फाइंड करेंगे Q बाई E की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आप चार्ज में आपको n दे दिया भी 3e 4e, ये पॉसिबल है या नहीं, तो देखते ही पता लग जाएगा, n इंटीजर है तो पॉसिबल है, अगर n फ्रैक्शन में है तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको चार्ज कूलाम की फॉर्म में दे तो बेटा n को फाइंड कर लो इजीली, Q इज इक्वल टू NE लगाना है आपको, वैसे ही पता लग जाएगा कि Q इज इक्वल टू NE, और n की वैल्यू बतानी है, क्योंकि पॉसिबल चार्ज है या नहीं उसके लिए n फाइंड करना पड़ता है आपको। और n कितना हो जाएगा बेटा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी आपको कितना बताया था, E की वैल्यू 1.6 इंटू -19, तो n की वैल्यू बेटा कट करने पे कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब ये तो पॉसिबल है, बिल्कुल बेटा है ये तो पॉसिबल। ठीक है, सेकंड बात इन्होंने पूछी, क्या इसमें मास भी ट्रांसफर होता है? बिल्कुल बेटा होता है। आप सोचो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में
इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, तो जिस बॉडी को इलेक्ट्रॉन मिले उसका मास इंक्रीज हो जाता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन गए निकल गए उसका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन ये बहुत स्लाइटली होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब निकालेंगे कैसे, डेल्टा एम, डेल्टा एम का मतलब चेंज ऑफ मास, तो चेंज ऑफ मास कैसे निकालेंगे बताओ, एन इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन क्या है बच्चों बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 2, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा बताओ, केमिस्ट्री में क्या यूज करते हैं, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, तो डेल्टा एम बच्चों कितना आ जाएगा बताओ, 3.2, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, डेल्टा एम कितना आ जाएगा, सॉरी डेल्टा एम बेटा आ जाएगा ऑलमोस्ट 18 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो बेटा ये 10⁻⁻31 है, ठीक है, तो ये बहुत ही स्मॉल है, इसका मतलब मास का ट्रांसफर क्या होता है, बहुत ही स्मॉल मास का ट्रांसफर होता है, यानी ये बहुत स्लाइटली चेंज होता है मास के अंदर। मैं आपको बेटा एक क्वेश्चन और पूछता हूं, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पर, क्या कि आपको कोई और चार्ज दे दिया जाए, इस तरह के बेटा क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक चार्ज देता हूं, कौन सा, 4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलाम, ठीक है, -20 कूलाम, क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो आप कहोगे कि कोई भी चार्ज पॉसिबल है या नहीं, उसको पता लगाने के लिए हम यूज करेंगे Q इज इक्वल टू NE, और N बच्चों क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, Q बाई E, और Q आपको गिवन है 4.8 इंटू -12, एक छोटी सी बच्चों कैलकुलेशन करो, E की वैल्यू 1.6 इंटू -19, 10⁻⁻20, ठीक है, तो -19 से -20 कट गए, कितना बचा, -1 बच गया, तो n बेटा कितना आ गया, 4.8 बाई 1.6 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻1, तो n की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 0.3, तो 0.3 है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 0.3 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, n मस्ट बी इंटीजर। तो बच्चों आप समझ गए, तो आपके पास आज का न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। तो जैसे ही आप ये न्यूमेरिकल पढ़ोगे आपको पता लगना चाहिए कि आ गया न्यूमेरिकल कौन से वाला, Q इज इक्वल टू NE वाला न्यूमेरिकल आ गया, और n फाइंड करो, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिए बेटा, सेकंड न्यूमेरिकल, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलाम चार्ज। फिर से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो आपको बेटा कौन सा फॉर्मूला भी मैंने हाईलाइट कराया है, Q इज इक्वल टू NE, n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n बेटा क्या हो जाएगा बताओ, Q बाई E। अब की बार चार्ज कितना है, 1 कूलाम, ठीक है, और E कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको बेटा जब सोल्व करोगे तो n क्या आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये न्यूमेरिकल मैंने सेकंड न्यूमेरिकल मैंने आपको इसलिए करवाया है, फॉर्मूला सेम है बहुत इजी, लेकिन बेटा ये नंबर है जो आपको ये याद करना बनता है, पता है क्यों, ये आने वाला हमारा चैप्टर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी ये नंबर यूज होगी, ठीक है। आने वाला अपना चैप्टर होगा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी ये नंबर यूज होगी, कौन सी नंबर, कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या बात बेटा बताइए आपको मैंने, 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर ये तो बेटा इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए, 10⁻18, ठीक है, मतलब 18 बार 0 लगानी पड़ेगी, पूरा बोर्ड भर जाएगा अपना इसको लिखने में, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैं। तो यहां से आपको एक बात पता चलती है कि कूलाम इज ए वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, ये बेटा चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो जनरली मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, ये वाली यूनिट्स यूज की जाती हैं, ठीक है। मिली कूलाम, मिली का क्या मतलब होता है बेटा, 10⁻³ कूलाम, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 कूलाम, नैनो का क्या मतलब होता है, 10⁻⁹ कूलाम। तो ये छोटी यूनिट्स जो होती हैं वो यूज की जाती हैं। मिली का मतलब 10⁻³ आगे कूलाम, माइक्रो 10⁻⁻6 कूलाम, नैनो कूलाम 10⁻⁹ कूलाम। सेकंड बात ये है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज एप्लीकेबल इन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक बोथ टाइप ऑफ चार्ज। ये बेटा बहुत बड़ा चार्ज है 1 कूलाम, जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखा था वो चार्ज बहुत ही छोटा था, देखो ना 10⁻⁻19, ये एक छोटे चार्ज थे,
छोटे चार्ज मतलब माइक्रोस्कोपिक चार्ज, और ये बड़े चार्ज क्या कहलाते हैं, मैक्रोस्कोपिक चार्ज। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि क्वांटाइजेशन, एनसीईआरटी में बेटा एक लाइन है, एक क्वेश्चन है कि क्वांटाइजेशन किस में एप्लीकेबल होता है, माइक्रोस्कोपिक में, मैक्रोस्कोपिक में, दोनों में एप्लीकेबल है। ठीक है, ये तो पक्का है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक के अंदर इट कैन बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक बेटा हमेशा इंटीजर होते हैं। अब आपके पास n की ये वैल्यू आ गई, 10 पावर में आ गई, ये बेटा हमेशा इंटीजर ही होगी। कैसे, मैं बच्चों को समझाने के लिए एक एग्जांपल यूज करता हूं बेटा, 3.2 इंटू 10 पावर 2, तो इसको 3.2 को मत देख लेना, इसको देखोगे तो आपको ये n की वैल्यू है मान लो, तो बच्चे कहेंगे अरे ये तो फ्रैक्शन है। नहीं बेटा, ये गलती कर देते हैं बच्चे, इसको पूरा 10 की पावर को साथ में देखो, तो ये क्या बनेगा बताओ, 320। ठीक है, तो जिसमें बेटा 10 की पावर आ जाती है वो हमेशा ही इंटीजर होते हैं, 10 पावर बड़ी आ जाती है वो हमेशा ही इंटीजर होते हैं, वो फ्रैक्शन होते ही नहीं है। इसलिए उसमें कौन से चार्ज, मैक्रोस्कोपिक, बड़े वाले चार्ज, वो ऑलवेज भी इंटीजर। ठीक है, लेकिन जो छोटे चार्ज हैं वो इंटीजर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो उसमें तो क्वांटाइजेशन को ध्यान करना बनता है, लेकिन बड़े चार्ज में उसको इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि मान लेते हैं कि उनमें तो क्वांटाइजेशन सब में है ही है। ठीक है, तो बट जनरली इन मैक्रोस्कोपिक चार्जेज इट कैन बी इग्नोर्ड, इसको बेटा हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर, ये बेटा आपको समझ में आ गई बात सेकंड न्यूमेरिकल। ठीक है, आप एक बात देखो बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या था कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है कौन सा नहीं है, कौन सा फॉर्मूला लगाया, Q इज इक्वल टू एन, इससे आपने n निकाला, वो माइक्रोस्कोपिक के ऊपर था। एक न्यूमेरिकल आपको करना बनता था मैक्रोस्कोपिक के ऊपर भी, इसमें भी आपने n की वैल्यू ही निकाली है एक तरह से देखा जाए, पर आपको जो डाटा मिला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1 कूलम चार्ज में कितने, तो आपको मैंने सेकेंड बात हाईलाइट कराई है आज। फर्स्ट क्या हाईलाइट कराया था बेटा, Q इज इक्वल टू एन। सेकेंड बात, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डेटा आपके बाद में काम भी आएगा। ठीक है, क्लियर, इसको आप याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 देखो। ठीक है, 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी इन एवरी सेकेंड। बेटा एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन 10 पावर 9, then how much time is required to transfer a total charge 1 कूलम to another body। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि टाइम टेकन फॉर ट्रांसफर ऑफ 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन, इनके ट्रांसफर में बच्चों आपको कितना टाइम दिया गया है, 1 सेकंड। ठीक है, यूनिटरी मेथड देखो, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन में कितना लगा, 1 सेकंड। ठीक है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स में कितना लगा, 1 सेकंड। तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में कितना टाइम लगना चाहिए, 1/10⁻⁹। और एक कूलम चार्ज के, एक कूलम चार्ज को बेटा ट्रांसफर करना है, तो एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 6.25 इंटू 10⁻18। इसमें कितना टाइम लगना चाहिए, 1/10⁻9 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18। ये बेटा टाइम आपका लगना चाहिए। ठीक है, ये आ गया बच्चों के पास टाइम, है ना। अब बात उठती है कि ये टाइम आपके पास सेकंड में आ गया बेटा, है ना, क्योंकि 10 की पावर 9 में कितना टाइम लगा था, 1 सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या चल रही थी, इसकी सेकंड में चल रही थी। तो बच्चों आपके पास जो टाइम आया है वो कितना आया है बताओ, 6.25 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 10⁻9। ठीक है, इतने सेकंड आ गया। ठीक है, क्लियर। अब मान लो ऐसा हो जाए बच्चों, एक छोटी सी कैलकुलेशन देखो, मान लो ये आपको टाइम मिनट में पूछा जाए, मान लो ये आपको टाइम ईयर्स में पूछा जाए, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, छोटी सी बात देखो, ये कटने पे क्या बनेगा, 6.25 इंटू 10⁻9। ठीक है, और एक मिनट में बेटा कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो एक सेकंड में कितने होंगे, 1/60। तो एक सेकंड में कितने होंगे, 1/60 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये टाइम अब मिनट में आ जाएगा, 60 से इसको कट कर दो। नेक्स्ट बात और सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये टाइम बेटा मिनट के बजाय आवर्स में चेंज करना हो। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻9 बाय 60 तो बेटा आ ही गया था। ठीक है, ये वाला 60, अब रह गया इसमें मिनट, और एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो एक मिनट में क्या होंगे, 1/60 आवर्स हो जाएंगे। तो ये टाइम बेटा किस में चेंज हो जाएगा, आवर्स में चेंज हो जाएगा। इसको फिर से कट कर दो और आगे बढ़िए। अब आगे आप ये देखिए कि अगर आपको
इस टाइम को बेटा, जो टाइम कितना आ गया 6.25 इंटू 10⁻⁹ बाय 60 इंटू में 60, ये आवर्स में है, ठीक है। इसको मैं अगर 1/24 कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेज में, ठीक है। तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले जाते हैं। तो बेटा टाइम कितना है देखो, अभी 6.25 इंटू 10⁻⁹ बाय 60 इंटू 60 इंटू 24, ठीक है। लेकिन ये किस में है, ये टाइम देखो किसमें है ये टाइम, क्लियर, 10⁻9 60 60 24 डेज में है, ठीक है। और अगर डेज में जो टाइम है उसको मैं क्या करूं 1/365 कर दूं तो ये टाइम किस में चेंज हो जाएगा, ईयर्स में चेंज हो जाएगा। और जब इसको बेटा सोल्व करोगे तो टाइम ऑलमोस्ट आ जाएगा 200 ईयर्स, ठीक है। कैलकुलेशन फिर भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन बात आपको ये मैंने न्यूमेरिकल समझाने के लिए कराया है। ये बेटा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने आपको ये समझाने के लिए कराया कि एक कूलाम चार्ज के ट्रांसफर में कितना टाइम लग गया, 200 ईयर्स। आप सोचो एक कूलाम चार्ज कितना बड़ा था, 10⁻18 था, ठीक है, तो बहुत बड़ा था। और उसको ट्रांसफर करने में टाइम कितना लगा, बहुत बड़ा टाइम लगा, ठीक है, 200 ईयर्स लग गए, ठीक है। जहां तक कैलकुलेशन की बात है पहले, तो बच्चों बहुत सिंपल है, देखो एक मिनट में क्या होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सेकंड जब मैंने चेंज किया था तो वहां पर मैंने क्या किया था 1/60 मिनट कर दिया था, क्योंकि एक सेकंड क्या होगा 1/60 मिनट होगा। 1 आवर बेटा किसके इक्वल होता है बताओ, 60 मिनट के। तो 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा 1/60 आवर के, समझ गए। अच्छा नेक्स्ट बात, 1 डे किसके इक्वल होता है 24 आवर्स के। तो 1 आवर किसके इक्वल हो जाएगा 1/24 डेज के। तो मैंने देखो बाद में उसको 24 से किया था, 1/24 डेज, ठीक है। और 1 ईयर बेटा ये किसके बराबर होता है 365 डेज के। तो लास्ट में मैंने क्या किया था, इसको डेज को ईयर में बदला था 1/365 से, ठीक है। कैलकुलेशन सभी बच्चों को समझ में आई गई है। और मेन बात कैलकुलेशन पे मत ध्यान दो, ये देखो कि 1 चार्ज कूलाम को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लग गया, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी बहुत फास्टली हो रहे थे। देखो बेटा 10⁹ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में, फिर भी इतना ज्यादा इसमें टाइम लग गया, क्लियर। तो हमने देखा कि इसका मतलब बेटा हमें क्या लगा कि एक कूलाम तो बहुत ही बड़ी यूनिट है चार्ज की, ठीक है, क्लियर। ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं बेटा फोर्थ न्यूमेरिकल, ठीक है। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या है, हाउ मच पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। जब बेटा बात ही चल रही है हमारी चार्ज के बारे में, ठीक है, तो हम देखेंगे कि H2O के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है और कितना नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है अपना, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या था याद है सभी बच्चों को, ठीक है, लास्ट में रिवाइज कर देंगे। फोर्थ को देखो, पहले बच्चों आप H2O को समझो, H2O, ठीक है। H2O में बेटा क्या होता है 2 हाइड्रोजन है और 1 उसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। और हाइड्रोजन बच्चों क्या होता है आपको पता है 1H1। तो इसमें ये जो 1 होता है ना, ये प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर, ठीक है, 1 प्रोटॉन, ठीक है, क्लियर। और ऑक्सीजन क्या होता है O816, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं 8 होते हैं। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे 2 प्रोटॉन हो जाएंगे। और ऑक्सीजन एक ही है, तो एक ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन हैं 8 प्रोटॉन। तो टोटल बेटा कितने हो गए 10 प्रोटॉन, ठीक है। तो H2O के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे तो कितने प्रोटॉन होते हैं 10 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पूछे तो, क्योंकि बेटा कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है, कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा क्या होता है न्यूट्रल होता है। हमेशा क्या होता है बच्चों न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो H2O न्यूट्रल होता है। अब चार्ज की बेटा वैल्यू क्या होती है, चार्ज की वैल्यू किसके इक्वल होती है बताओ, Q इज इक्वल टू Ne के इक्वल होती है, ठीक है। और N कितना आ गया आपके पास 10 प्रोटॉन, ठीक है। तो Q पॉजिटिव चार्ज ये क्या हो जाएगा प्लस का 10E, और Q नेगेटिव चार्ज ये क्या हो जाएगा माइनस का 10E। और E की वैल्यू लगा के आप इसको सोल्व कर सकते हो। E की वैल्यू वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो सीधा ही आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻18 आ जाएगा आंसर, है ना। तो ये बेटा एक चार्ज होता है किसके ऊपर H2O के ऊपर,
कितना चार्ज पॉजिटिव, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आप निकाल सकते हो इसको, है ना, चार्ज को, प्लस और माइनस चार्ज। लेकिन अब अगर ऐसे आ जाए बच्चों कि एक मोल के लिए, ठीक है, फॉर 1 मोल H2, ये तो एक मॉलिक्यूल है, ये चार्ज किसके लिए है, 1 मॉलिक्यूल के लिए है। और आपको बच्चों ये पता है कि एक मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, सुना है ना बच्चों सभी ने, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। और एवोगैड्रो नंबर कितनी होती है, Na, कितनी होती है बेटा, 6 × 10⁻23, हालांकि 6.023 होता है, मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है। तो अब एक मोल में बेटा ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो एक मोल के लिए Q पॉजिटिव कितना हो जाएगा, प्लस का 10e इंटू में Na, इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। Q नेगेटिव कितना हो जाएगा, -10e इंटू में Na। तो बेटा एक मोल के लिए अपने क्या करेंगे, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल का है और एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, Na होते हैं, एवोगैड्रो नंबर होते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। फिर हमने कौन सा फॉर्मूला बताओ यूज किया, Q = Ne, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चार्ज की, कितना चार्ज होता है, ठीक है, किसके ऊपर, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के ऊपर। ये अपना 4th न्यूमेरिकल था। अब 5th न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं आपको नेक्स्ट बात बताता हूं, ठीक है बेटा, सभी बच्चों को समझ में आ गए 3 न्यूमेरिकल्स, ठीक है, देख लो 3 न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल थे बेटा, वेरी सिंपल 3 न्यूमेरिकल्स हैं अपने, कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, n की वैल्यू अगर इंटीजर आ गई तो पॉसिबल है, मैंने आपको एक करके बताया, एक ऐसा भी करके बताया जिसमें n की वैल्यू इंटीजर नहीं है। क्या इसमें मास भी ट्रांसफर होता है, बिल्कुल बेटा होता है मास ट्रांसफर, लेकिन स्लाइटली होता है 10⁻−31 में। सेकंड न्यूमेरिकल, सेकंड ये वाला था बेटा, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज, तो 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये डेटा आपने याद कर लिया, इससे आपको पता क्या चला कि 1 कूलम्ब चार्ज बहुत ही बड़ा चार्ज होता है। ठीक है, और मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों में क्वांटाइजेशन एप्लीकेबल है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक में इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमेशा इंटीजर ही होते हैं 10 पावर वाले। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन को 1 सेकेंड लगता है, तो 1 कूलम्ब के ट्रांसफर में कितना टाइम लगेगा, टाइम तो आपने इजिली निकाल लिया था। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको इसमें जरूर करनी पड़ी, लेकिन मेन बात बच्चों ये है कि आपको पता लगा कि 1 कूलम्ब चार्ज बहुत ही बड़ा चार्ज होता है। नेक्स्ट आपने फिर देखा कि एक मॉलिक्यूल हो हाइड्रोजन का, आपको CO2 का दे देंगे बेटा, CO2, कार्बन के अंदर प्रोटॉन देख लो, C612 होता है, 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में 8 होते ही हैं, वो 8 तो 2 ऑक्सीजन है CO2 में, तो 16 और +6 वो प्रोटॉन हो जाएंगे। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप CO2 में पूछे तो आप उसमें भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस आप धीरे धीरे क्वेश्चंस की करते ही रहेंगे। तो ये क्वेश्चन का एक टाइप था बेटा 4। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, यहाँ पे एक टॉपिक बताता हूं, यूनिट्स ऑफ चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, जो चार्ज होता है इसकी जो फर्स्ट जो यूनिट होती है MKS या SI यूनिट, ठीक है, वो क्या होती है, एम्पियर इंटू सेकेंड होती है, इसी को अपने कूलाम भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे आती है, देखो एक 9/10 का छोटा सा फॉर्मूला होता है, I = Q/T। ठीक है, ये फॉर्मूला I = Q/T, यहां से Q बच्चों क्या बन जाएगा, I इंटू में T, और Q का मतलब क्या होता है, कूलाम, और I का मतलब क्या हुआ, एम्पियर, और T का मतलब क्या हुआ, सेकंड। तो कूलाम किसके इक्वल होता है, एम्पियर इंटू सेकंड से। यहां से बेटा ये तो इसके SI यूनिट है कूलाम, इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, मैंने 1.6 × 10⁻−19 कैपिटल C कूलाम बोला था उसको। ये उसकी MKS यूनिट होती है जो सबसे ज्यादा चलती है, 99% न्यूमेरिकल कूलाम यूनिट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इसकी यहां से बेटा डायमेंशन क्या हो जाएगी, Q की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम्पियर का A1 और सेकंड का क्या हो जाएगा T1, तो इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी बेटा, A1 इंटू में T1। सेकंड बात, सेकंड बच्चों होती है इसकी CGS यूनिट। चार्ज की CGS यूनिट जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है ESU, ठीक है, ESU मतलब पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो इस चैप्टर में स्टैटिक पोजीशन में मिलती है। ESU यूनिट का दूसरा नाम होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है बेटा, स्टेट कूलाम, जिसे शॉर्ट में STC भी लिखा जाता है।
या इसी का दूसरा नाम है फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन साइंटिस्ट बेटा प्रीवियस क्लास के अंदर फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन साइंटिस्ट कौन थे बताओ? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के नाम दिए थे। तो आपको बच्चों ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये है इसकी सीजीएस यूनिट। ठीक है, और एक कुलाम जो होता है बेटा वो होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कुलाम। ये एक कन्वर्जन मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स में काम आता है, एमकेएस से सीजीएस बदलने वाला जो कन्वर्जन होता है। लेकिन बच्चों जो इसकी सीजीएस यूनिट है वो एक और भी है सेकंड, ईएमयू, लेकिन ये इस चैप्टर में काम में नहीं आती है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये मैग्नेटिक वाले चैप्टर के अंदर काम में आती है, वहां चार्ज मोशन में होता है एक्चुअली। ठीक है, मोशन कहाँ होती है? मैग्नेटिक में मोशन आ जाती है चार्ज में, यहाँ स्टैटिक यूनिट ही यूज होती है। लेकिन चार्ज की यूनिट तो है ईएमयू, इसलिए यहाँ बताना जरूरी है। ईएमयू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको बेटा बोला जाता है एब्सोल्यूट कूलाम। क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट कूलाम, और इसे शॉर्ट में एबीसी लिखा जाता है। और इसका जो कन्वर्जन होता है वो ये होता है कि एक कूलाम जो होता है वो 1/10 एब्सोल्यूट कूलाम होता है। 1 कूलाम क्या होता है? 1/10 एब्सोल्यूट कूलाम होता है। ठीक है, एक बेटा और यूनिट होती है चार्ज की। ठीक है, 1/10 एब्सोल्यूट कूलाम, और एक यूनिट और होती है स्पेशल यूनिट। स्पेशल यूनिट होती है चार्ज की फैराडे। ये काम आती है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रोलाइसिस, जो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, चार्ज की जो स्टडी आती है। ठीक है, तो 1 फैराडे किसके इक्वल होता है? ये बेटा लार्जेस्ट यूनिट होती है। 1 फैराडे ये किसके इक्वल होता है? 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। ठीक है, देखो आपको इसको फेयर में भी आपको अच्छे से अभी बता देते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज। देखो फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया? एमकेएस यूनिट, एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलाम होती है। ये बनी कैसे थी? I इज इक्वल टू Q/T। Q क्या हो गया? IT, यानी कूलाम क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू सेकेंड, और डायमेंशन क्या बनी? A1T1। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, सबसे ज्यादा चलती है। सेकेंड नंबर पे आती है सीजीएस यूनिट, जिसे इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट या ESU या स्टेट कूलाम STC या इसको फ्रैंकलिन बोला जाता है। ये बेटा एक बात है, एमकेएस से सीजीएस कन्वर्जन, 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। एक आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU या एब्सोल्यूट कूलाम ABC। तो 1 कूलाम में कितने एब्सोल्यूट कूलाम होते हैं? 1/10 होते हैं। स्पेशल यूनिट फैराडे, ये बेटा लार्जेस्ट यूनिट है। 1 फैराडे क्या होता है? 96,500 कूलाम। इनमें ये रिलेशन रहता है, ये मैं आपको यहां बताता हूं। देखो कूलाम और स्टेट कूलाम, इसमें बेटा बड़ा कौन होगा? क्योंकि एक कूलाम में इतने सारे स्टेट कूलाम हैं, तो जनरल सी बात है कि कूलाम बड़ा होगा स्टेट कूलाम से। ठीक है, यहां से समझ में आ गया। अब कूलाम और एब्सोल्यूट कूलाम, इसमें कौन बड़ा होगा बेटा? एक कूलाम में 1/10 एब्सोल्यूट कूलाम है, तो 1 एब्सोल्यूट कूलाम क्या हो जाएगा? 10 कूलाम के बराबर। तो 1 एब्सोल्यूट कूलाम में 10 कूलाम, इसका मतलब बड़ा कौन हुआ? एब्सोल्यूट कूलाम हुआ। ठीक है, और 1 फैराडे, इसमें तो बहुत सारे, ये तो लार्जेस्ट यूनिट है, तो सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी फैराडे होती है। तो इनमें रिलेशन आ जाएगी। डरिए नहीं, इस चैप्टर के अंदर जो काम में आनी है वो एक ही यूनिट काम में आनी है। कौन सी? एमकेएस और इसका सीजीएस यूनिट, ये कन्वर्जन। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। जैसे बेटा लेंथ की यूनिट होती है मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, वैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। लेंथ की यूनिट और भी होती है, जैसे फुट में भी होती है, इंच में भी होती है, किलोमीटर में भी होती है, लेकिन जनरली अपने जो चलती है ना पॉपुलर यूनिट, वो मीटर सेंटीमीटर है। ऐसे ही कूलाम की जो यूनिट होती है वो कूलाम और स्टेट कूलाम, ये 2 ही यूनिट इसकी पॉपुलर होती है। बाकी EMU वगैरह मैग्नेटिक के चैप्टर में आएंगी, स्पेशल यूनिट वो स्पेशल चैप्टर के अंदर आएंगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें आपको कोई डरने की बात नहीं है। अब मैं आपको 5 नंबर न्यूमेरिकल के लिए एक बात बताता हूँ। ठीक है, आज का 5th न्यूमेरिकल। देखो बेटा, चार्ज होता है Q/T, ये आपने अभी करंट होती है Q/T। तो यहां से आप चार्ज को फाइंड कर सकते हो। कैसे? Q इज इक्वल टू IT। बिल्कुल सिंपल है, चार्ज का न्यूमेरिकल बन जाएगा इसके ऊपर। लेकिन बच्चों क्या आप मुझे ये बताओ कि कई बार इसको I को dQ/dt भी तो हम यूज करते हैं ना इस फॉर्मूले को, तो यहां से dQ क्या हो जाएगा बताओ? I
dt। तो बात उठी भी ये फॉर्मूला कब लगाना है और ये कब लगाना है। ये जो फॉर्मूला है बेटा इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन होगा और इंटीग्रेशन dq क्या होता है, q इंटीग्रेशन i dt। ये बेटा तब लगाना है जब करंट क्या है, वेरिएबल हो। देखो ये कब लगाना है, जब करंट क्या हो, कांस्टेंट हो। और ये कब लगाना है, जब करंट क्या हो, वेरिएबल हो। देखो इसको पढ़ो, करंट डिफरेंट विद टाइम, यानी कि करंट डिफरेंट विद टाइम। जब करंट टाइम के साथ डिफरेंट होती है तब आपको ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है। चलो आप ये देखो, 11th क्लास में भी तो बच्चों आप यही पढ़ते थे, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता था x/t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ आप क्या करते थे, डायरेक्ट कर देते थे, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। ये कब लगाना होता है, जब वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि यूनिफॉर्म होती है, तब ये लगाते थे आप। लेकिन v इज इक्वल टू dx/dt, ठीक है, जिसको आप फर्दर क्या करते थे, dx इज इक्वल टू v dt। फिर हम दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन लेते थे। ये कब लेते थे, जब वेलोसिटी क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी वेलोसिटी डिफरेंट विद टाइम होती थी, ठीक है, यानी एक्सीलरेटेड मोशन होती थी। तो इंटीग्रेशन dx किस में चेंज हो जाता था, x में। तो ये बातें आपने 11th में भी पढ़ी हुई हैं। आइए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम न्यूमेरिकल नंबर 5 करते हैं आज का। क्या है ये, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लो 0 to 5 सेकेंड इफ करंट। ये तो ये बेटा दो न्यूमेरिकल मैंने एक साथ करा दिए। देखो क्यों कराए एक साथ, एक में तो करंट कांस्टेंट है, तो इसका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चे इजीली लगाएंगे, I इज इक्वल टू Q/T, और Q क्या हो जाएगा बताओ, IT, और Q क्या हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, और टाइम कितना दिया है बेटा 0 to 5 मतलब 5 हो गया, तो चार्ज कितना आ गया 25 कूलाम आ गया बेटो चार्ज, है ना, बहुत इजीली हो गया। लेकिन अब सेकंड न्यूमेरिकल देखो, इसमें बेटा करंट क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है। देखो टाइम की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो अलग आएगी करंट, टाइम की वैल्यू 1 रख दो 2 सेकेंड तो यहाँ करंट की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला है वो कौन सा चलेगा बताओ, I इज इक्वल टू dq/dt, और फर्दर हम क्या करेंगे इसमें, dq इज इक्वल टू I dt, फिर दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो q क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन I की वैल्यू लगा लो 4t + 2 इंटू में dt, और लिमिट 0 से t तक, टाइम कितना भी हो सकता है। अब इसको सॉल्व करो, 4 t की पावर 1 है, इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर 2/2 प्लस 2 dt, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, ठीक है। इसकी लिमिट बच्चों क्या है 0 से 5 सेकंड तक, तो 5 लिमिट अंदर यूज कर दो, 4/2 कितना हो जाएगा 2, तो चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों 2 इंटू में t की पावर 2, तो 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा बताओ 25 हो जाएगा, 25, ठीक है, प्लस 2t, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 5, ठीक है, ये बेटा 25 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 इंटू में 25, तो Q बेटा कितना आ जाएगा 50 + 10 यानी कि 60 कूलाम, आंसर आ गया। तो आपको ये समझ में आया कि कब इंटीग्रेशन करना होता है और कब नहीं करना होता है, ठीक है। तो जैसा मैंने बेटा आपको बताया था, आपने ऐसा देखा कि इस सीरीज के अंदर अपने को बेसिक कंसेप्ट और एडवांस कंसेप्ट सभी एक साथ विद न्यूमेरिकल थ्योरी और न्यूमेरिकल सभी एक साथ कवर होंगे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने इसमें आपको फर्स्ट में क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, सेकंड में आपको मैंने क्वार्क पार्टिकल्स, थर्ड में कौन सा चार्ज पॉसिबल है कौन सा नहीं है, फोर्थ पॉइंट में आपको एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन निकालने सिखाए, फिफ्थ पॉइंट कि एक कूलाम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। फिर मैंने आपको किसी मॉलिक्यूल के अंदर जैसे H2O का एग्जांपल लेकर उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करना सिखाया। मैंने आपको चार्ज की यूनिट्स बताई और मैंने आपको ये बताया कि करंट और चार्ज में क्या रिलेशन होता है और इस रिलेशन को लगाते वक्त क्या ध्यान में रखना होता है बेटा कि करंट कांस्टेंट है तो डायरेक्ट कर लेते हैं, करंट वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इस क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। ठीक है, बेस्ट विशेस।